फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि गर्मियों में यानी कि समर्स में चलने वाली वार्म एयर और विंटर्स में चलने वाली कोल्ड एयर के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, इसका जवाब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो हवा है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ी से मोशन करेंगे और जा करके दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर के टकराएंगे और उस दौरान वो अपना एनर्जी लॉस करेंगे या फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। और जब ये होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर अपने आप राइज हो जाएगा और वो गर्म हो जाएंगे, इसलिए वो हवा गर्म होती है। इसी तरीके से अगर ठंडी हवा की बात की जाए तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो जाकर के नहीं टकराते हैं और उनका टेम्परेचर कम रह जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये इनके बीच में आया कैसे? भाई, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इनकी कम है। तो देखिए, ये जो डिफरेंस है ये तब आता है जब मैटर, जैसे यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स लिया है, वो मैटर कुछ भी हो सकता है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। जब ये मैटर इस नेचर की हीट से इंटरेक्ट करता है, हीट एक एनर्जी होती है, तो हीट से जब इंटरेक्ट करता है तब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये उठता है कि हीट और टेम्परेचर के बीच में कोई फर्क है कि नहीं है? तो देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वन कॉइन और टू फेसेस। इसको बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। देखिए, जो हीट है वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक एनर्जी का फॉर्म है ये एक तरीके का। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर एनर्जी ले रहा है या एनर्जी बाहर छोड़ रहा है, यानी कि हीट वो गेन कर रहा है या हीट को वो लूज कर रहा है? तो ये जो बताने का काम है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये हमें टेम्परेचर से मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ हीट। ठीक है। या तो वो हॉटनेस हो सकती है यानी कि गेनिंग हीट, या फिर वो कोल्डनेस हो सकती है यानी कि लूजिंग हीट। तो इसका मतलब आप लोग इजीली टेम्परेचर डिफरेंस बता सकते हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और फिर ये भी बता सकते हो कि किस में हीट ज्यादा है और किस में कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूटेंसिल पड़ा है यानी कि एक बर्तन पड़ा है आपके सामने जो कि गर्म है, उसके अंदर मान लीजिए कि दूध ही उबाल रहे हैं आप लोग, और बगल में पड़ा है एक आइस क्यूब, तो आसानी से टच करके बता सकते हो कि ये जो बर्तन है ये गर्म है, या आइस क्यूब ये ठंडा है। बर्तन के पास ज्यादा हीट है, उसने गेन की है, और जो आइस क्यूब है उसने हीट लूज की है, तभी वो ठंडा है। ठीक है। तो इसका मतलब हॉट और कोल्ड भी एक तरीके के रिलेटिव टर्म्स बन जाते हैं। ठीक है। जैसे कि शॉर्ट और लॉन्ग होता है ना, भाई किसी के हिसाब से किसी को कंपैरिजन करके बता देना कि भैया ये आपसे थोड़ा छोटा है, ये आपसे थोड़ा बड़ा है। ठीक है। तो वो रिलेटिव टर्म्स हो जाते हैं। सो वी कैन परसीव टेम्परेचर बाय टच। टच के हिसाब से आप लोग बता सकते हो। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है। हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, और टेम्परेचर एक मेजर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है। अब इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक आइस ग्लास है, यानी कि एक ग्लास है जिसमें पानी था, उसको हम लोगों ने जमा दिया है। दूसरी तरफ आपके पास एक है चाय का कप, जिसमें अभी भी गर्मा गर्म चाय बन के आई है। ठीक है। और हमने क्या किया है, दोनों को एक ही सराउंडिंग में रख दिया है, यानी कि एक मीडियम है, आसपास एक सराउंडिंग बनी हुई है जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप टच करके बताइए कि किसने हीट गेन की और किसने लूज किया, आप इजीली बता सकते हो टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन जब आप लोग इस चीज को छोड़ दोगे यहां पर, तो क्या होगा? ये जो आपका आइस ग्लास है जिसके अंदर हीट लूज हुई है, यानी कि इसके अंदर हीट है नहीं, इसने लूज कर दी है। ठीक है। तो ये जो है सराउंडिंग से हीट लेने लगेगा, और ये जो आपका ये जो चाय का कप आपका पड़ा है जिसका मान लीजिए टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा हो, वो क्या करेगा? हीट को लूज करना शुरू कर देगा। किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। क्यों? सबको पता है थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ है कि जो हाई टेम्परेचर होता है वो लो की तरफ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सराउंडिंग, इस आइस ग्लास और इस चाय का टेम्परेचर जब तक बिल्कुल सेम नहीं हो जाता तब तक ये क्या करेंगे भाई, ये जो आपका आइस ग्लास है वो हीट लेने में लगा रहेगा, ये जो आपकी चाय का कप है ये हीट छोड़ने में लगे रहेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग हीट ट्रांसफर कहते हैं। और ये भी एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। मतलब यहां पर हीट ट्रांसफर चल रहा है, यानी कि गर्म चीज ने क्या किया, अपनी एनर्जी बाहर निकाली, हीट बाहर निकाली, ठंडी चीज ने एक्सेप्ट किया उसको, और सराउंडिंग के हिसाब से जब तीनों बराबर हो गए तो हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। तो सिंपली वी कैन से, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस।
समझे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो सिस्टम्स है आपके पास जिसके अंदर क्या हुआ है, हीट ट्रांसफर हुआ है। अगर किसी की ज्यादा थी तो उसने बाहर निकाल दी, किसी में कम थी तो उसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। और ये जो होगा टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से आप लोग नोट कर सकते हो। पहले जो चाय बहुत गर्म थी थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाएगी, पहले जो आइस ग्लास बहुत ठंडा था थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस से आप बता सकते हो कि भैया हीट एक जगह से दूसरी जगह गई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है आपका हीट और टेम्परेचर के बीच में। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा, ठीक है। बात करते हैं यूनिट की। हीट की यूनिट होगी जूल, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी होती है। जूल हो सकती है, कैलोरी भी हो सकती है। जूल मैंने इसलिए बोला है एसआई यूनिट के हिसाब से। यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, एसआई के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी कोई मैटर जिसे हीट मिलेगी वो अपने टेम्परेचर को चेंज करेगा। अगर मान लीजिए कि हीट मिल रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर हीट बाहर निकल रही है तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। और इस दौरान उसके फिजिकल स्टेट में काफी चेंज आएंगे। अगर आप लोग बात करोगे इस आइस क्यूब की तो ये पिघल के पानी बन जाएगा, ठीक है। और इस गर्मा गर्म चाय की जिसमें से भाप निकल रही है, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल भाप नहीं निकलेगी, बिल्कुल शांत हो जाएगा पानी की तरह, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट्स में चेंज आया, प्रॉपर्टीज में चेंज आया, तभी इसको हम लोग कहते हैं द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इसी से हमें यह कंक्लूजन भी मिल गया कि जितना भी मैटर हमारे आसपास है सबका सब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब अगर बात हो रही है टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी की, तो एक किचन से अच्छी जगह नहीं हो सकती। देखिए किचन के अंदर बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जहां मैटर जो है वो हीट से इंटरेक्ट करता है और उसके अंदर चेंज आता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन एग्जाम्पल प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर के अंदर कोई भी चीज डालोगे और उसके अंदर पानी आपको डालना पड़ता है। क्या होता है, जब भी इसका टेम्परेचर राइज होता है पानी भाप बनता है, और जब ये भाप बनता है यानी कि जो एयर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये इधर उधर जो है मोशन करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इतनी गर्मी अंदर क्रिएट हो जाती है, इतनी हीट क्रिएट हो जाती है कि जो भी आपने मटेरियल अंदर डाला है वो जो है अपनी फिजिकल स्टेट बदलने लगता है। जैसे कि दाल है, आपकी दाल गल जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है अंदर, तो प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बच जाती है, जिससे कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाते हैं, और तब तक बचती है वो सीटी जब तक अंदर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी आप देख लीजिए, आपने अगर दूध या फिर पानी कभी उबाला हो तब क्या होता है, अगर आप उसे ढक के रख दोगे तो यही सेम प्रोसेस उसके अंदर भी होगी। तीसरा एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है जो कि बेकरी में हमें देखने को मिलता है। बेकरी के किचन में जो आलू होते हैं, अगर आप लोग उनके अंदर छेद ना करें, उनको पोक ना करें, तो क्या होगा, आलू जो है मैक्सिमम क्या होता है उसके अंदर पानी होता है, तो वो क्या है अंदर ही अंदर वो पानी जब भाप बनता है तो ऐसा हो सकता है बेकिंग के दौरान कि वो आलू जो है ब्लास्ट हो जाए। जी हाँ, आलू भी ब्लास्ट हो सकता है। क्या होता है, इसलिए उसको पोक किया जाता है, यानी कि उसके अंदर क्या छेद किए जाते हैं ताकि जो भाप है उसे जगह मिल सके निकलने के लिए। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में आपकी जो गाड़ी होती है उसका जो कांच होता है उसके ऊपर काफी सारी ओस जम जाती है। ओस से मेरा मतलब है वाटर वेपर आकर के जम जाती है। तो वो वाटर कहाँ से आता है, वो वाटर एक्चुअली होता हवा के अंदर ही है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज उसे मिलता है वो जाके जम जाता है किसी भी ग्लास के ऊपर, स्लाइड के ऊपर जाकर के जम जाएगा, और वो ड्रॉपलेट्स की तरह बिल्कुल बिल्कुल ढक देता है उसको, ठीक है। तो वो भी टेम्परेचर चेंज की वजह से देखने को मिलता है। अब अगर बात हो रही है टेम्परेचर की, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आएगा द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात आती है तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में शब्द आता है वो होता है थर्मामीटर, ऑफ कोर्स। लेकिन थर्मामीटर में ऐसी क्या खास बात होती है कि आपके टेम्परेचर चेंज को बता देता है कि आपके अंदर कितनी हीट है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि थर्मामीटर के अंदर कौन सा वाला मटेरियल डला हुआ है। जैसे कि मेनली एल्कोहल और मर्क्यूरी से बने हुए थर्मामीटर आते हैं। होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मामीटर के मेटल का, ये जो अंदर मटेरियल डला हुआ है, मैटर डला हुआ है, ये अपना वॉल्यूम एक्सपैंड कर लेगा, ठीक है। जैसे ही इसको थोड़ी सी हीट मिलती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक लाल कलर का या फिर कोई भी रंग बिरंगा कोई मटेरियल होता है जो कि ऊपर जाने लगता है, पारा चढ़ने लगता है, ठीक है। ये पारा चढ़ने वाली बात आपने सुनी होगी। तो वो मरकरी हो चाहे अल्कोहल हो, वो मटेरियल अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और जैसे ही वो एक्सपेंड करता है हमें पता चल जाता है कि भाई कितनी हीट है इसके अंदर, कितना ये गर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग टेम्परेचर को मेजर करते हो। तो आप लोगों ने क्या देखा कि मैटर पर किस तरीके से टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है। अब देखिए, इसी
डिपेंडेंसीज को लेकर के हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि आइडियल गैस की बात करनी है। आइडियल गैस को जब आप लोग किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रखते हो और फिर उसको अगर धीरे धीरे बढ़ाते हो तो उसका क्या इक्वेशन निकलता है। इसी के साथ साथ हमें थर्मल एक्सपेंशन की बात करनी है, जैसे कि अभी मैंने बात की थी वॉल्यूम एक्सपेंशन की। जैसे ही टेम्परेचर मिला तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन से मैटर की कितनी हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से कैलोरीमेट्री हमें पढ़नी है, चेंज ऑफ स्टेट, हीट ट्रांसफर, और सबसे लास्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो कुल मिला के ये सारी डिपेंडेंसीज जो हमने पहले अभी पढ़ी हैं भाई, जैसे कि मैंने बात की पोटैटोस की बात की, या फिर मैंने अभी कुकर की बात की, या फिर मैंने अभी वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात की, तो डिपेंडेंसी हमें देखने को मिली। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब में डिपेंडेंसी हमें काम आएगी, ठीक है। और टेम्परेचर की डिपेंडेंसी हमारे आसपास के जीवन में बहुत ज़्यादा है, ये बात हम जानते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग अपने चार्जर को मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिए तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, चार्जर और मोबाइल धीरे धीरे वार्म होने लगते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगता है, हो सकता है कि हैंग हो जाए आपका मोबाइल थोड़ी देर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आई होगी, इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं आई होगी। इसके बाद भी इसके ऊपर आपको कोई सवाल आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।